क्या ओपेक यूएई के छोड़ने से कमज़ोर पड़ जाएगा? क्यों यूएई ने ओपेक को छोड़ा है? तो आप सभी का स्वागत है। आज के एनालिसिस में मैं हूं आयुष। लाए हूं एक और एनालिसिस जिसमें हम जानेंगे ओपेक के बारे में। ओपेक क्या है? ओपेक प्लस क्या है? क्यों यूएई ने क्विट किया है ओपेक को? तो ओपेक है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जितने भी ये ओपेक के कंट्रीज़ हैं, इनका फिक्स रहता है कि ये जो कंट्री है ये प्रोडक्शन इतना ही करेगा, और इसलिए जो प्रोडक्शन और प्राइस हैं ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते ठीक है ना, तो जान लेते हैं पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना है वो 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस के टाइम पे सितंबर में हुई थी। क्यों इसकी स्थापना की गई थी? क्योंकि जो वेस्टर्न कंपनीज थी, यूएसए की हो गई, इंग्लैंड की हो गई, इनका वहाँ पे क्या चलता था, अपनी कंपनी चलती थी, वहाँ से ये प्रोडक्शन के को भी कंट्रोल करते थे, प्रोडक्शन प्राइजेस को भी कंट्रोल करते थे। तो इन कंट्रीज़ को लगा यार कि कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज हमारे, कंट्री हमारे, ठीक है ना, तो हमारी सॉवरेनिटी के लिए भी खतरा है, हमारा कंट्रोल हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, 5 फाउंडिंग कंट्रीज़ थी इसकी, जिनमें से आपके हैं मेनली इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और आपका वेनेजुएला। वेनेजुएला जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है। ये सारे इसके फाउंडिंग कंट्रीज़ थे। इनकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। ईरान की तेहरान है, इराक की बगदाद है, सऊदी की रियाद है, कुवैत की कुवैत सिटी है और वेनेजुएला की कराकस है, जहाँ पे रिसेंटली अभी डोनाल्ड ट्रंप जी का इन्फ्लुएंस देखने को मिला था हमको। ठीक है ना, तो इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना है जो इसमें बाद में कई सारे कंट्रीज़ भी ऐड होते गए। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, जिसमें मेन इनका फोकस क्या था कि जो हमारा ऑयल है, इस पे हमारा ही कंट्रोल रहे, प्रोडक्शन पे भी हमारा ही कंट्रोल रहे, प्राइस पे भी हमारा ही कंट्रोल रहे। यहाँ पे सारा लिख रखा है, ठीक है ना। तो उस समय जो वेस्टर्न ऑयल कंपनीज थी, जिन्हें सेवन सिस्टर्स बोला जाता था, उन्होंने उनका कहीं ना कहीं मतलब कंट्रोल रहता था इस पे। तो उन्हें लगा कि यार हमारी सॉवरेनिटी खतरे में है, तो उन्होंने क्या किया, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ठीक है ना। इनमें से अभी करंटली इसमें 12 मेंबर्स थे। अभी रिसेंटली यूएई ने बाहर होने के लिए डिसाइड किया है, जिसमें अल्जीरिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो, गिनी इक्वेटोरियल, गैबोन, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। वेनेजुएला एकमात्र कंट्री है जो सऊदी में पड़ता है, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में पड़ता है, ऑस्ट्रिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। हेडक्वार्टर इन्होंने बाहर रख रखा है ताकि कोऑर्डिनेशन मेंबर्स के बीच में अच्छा बना रहे, ठीक है ना। यूएई ने 1967 में इसको ज्वाइन किया था ओपेक को, और अभी उसने अनाउंसमेंट किया है कि वो विड्रॉ कर रहा है, और ये जो विड्रॉल है ये 1 मई से इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ये सारे 30% ऑफ ग्लोबल सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। ओपेक है जो, ये मतलब जो ऑयल सप्लाई है पूरे वर्ल्ड का, उसका 30% ग्लोबल सप्लाई ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ओपेक प्लस क्या है? ओपेक प्लस फ्रेमवर्क ये था कि जिसमें 41% ऑफ ग्लोबल सप्लाई को कंट्रोल करना था, जिसमें अदर्स कंट्रीज जो भी ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, आपका रशिया हो गया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, बहरीन, ब्रुनई, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, मलेशिया तो खैर ही बाहर हो गए थे, ओमान, साउथ सुडान, सूडान, कतर भी इसमें पहले था रिसेंटली, सॉरी नहीं, वो इंडोनेशिया था, इंडोनेशिया भी बाहर बाहर हो गया था, कतर भी ने भी इसको लेफ्ट कर दिया। तो थोड़ा सा जान लेते हैं मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी के बारे में। कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सी हैं, स्टेट्स हैं। यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान पड़ता है आपका, गल्फ ऑफ यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था अभी रिसेंटली, क्योंकि ईरान ने यहीं पे चोक कर दिया था पूरा जो ऑयल इंपोर्ट था हमारा भी यहीं से। हमारा ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही इसका इम्पैक्ट पड़ा था, जो शिप्स थे वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका कुवैत कंट्री है, कुवैत सिटीज़ की कैपिटल है, बहरीन की मनामा है, कतर की दोहा है, यूएई की अबू धाबी है, ओमान की मस्कट है, यमन की सना है। यहाँ पे आपका रेड सी है, गल्फ ऑफ अदन है। यहाँ पे आपका बाब अल मंडेव की स्टेट पड़ती है, स्टेट ऑफ बाब अल मंडेव, ठीक है ना। इधर फिर आपका अफ़गानिस्तान, इधर पाकिस्तान, फिर इसके इधर और इंडिया आ जाता है आपका, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इराक की आपकी बगदाद है, जॉर्डन की अम्मान है कैपिटल, लेबनान की बेरूत है, सीरिया की दमिश्क है, टर्की की अंकारा है, अजरबैजान की बाकू है, आर्मेनिया की येरेवन है, जॉर्जिया की तिबिलिसी है, उज़्बेकिस्तान की आपकी कैपिटल पड़ती है ताशकंद, ताजिकिस्तान की पड़ती है आपकी दुशांबे, किर्गिस्तान की पड़ती है बिश्केक, जहाँ पे अभी रिसेंटली जो एससीओ के मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर से उनकी अभी मीटिंग हुई थी, हमारे जयशंकर सर भी गए थे, ठीक है ना। तो ये हिस्ट्री के बारे में हमको थोड़ा पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। फिर इधर आपका अरेबियन सी लग जाता है, इधर आपका फिर इंडिया लग जाता है हमारा। तो अब जान लेते हैं कि यूएई ने इसको लेफ्ट क्यों किया है। तो यूएई अभी आपको पता है कि ईरान के साथ में इजराइल और यूएसए का वॉर चल रहा है, जिसके पीछे कई फैक्टर बताए जा रहे हैं।
एक ऑयल वाला फैक्टर भी है, एक ये है कि ईरान है जो वो न्यूक्लियर पे काम कर रहा है। कहीं ना कहीं मतलब यूएसए को भी ये लग रहा है कि यार न्यूक्लियर, अब इतने कंट्रीज़ के पास 9 कंट्रीज़ हैं जो न्यूक्लियर को होल्ड करते हैं, तो अदर और कंट्रीज़ ना बन पाएँ, ताकि फिर उनके पास, उनके ऊपर यूएसए का जो इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल है, वो एक तरह से कम पड़ जाएगा ना। तो इसलिए उसने कहीं न कहीं ईरान को दबाने की कोशिश की, जिस तरह से वेनेजुला में उन्होंने अपना वो दिखाया, इन्फ्लुएंस दिखाया है कि वो भी ईरान में दिखा लेंगे, पर ईरान के साथ में उतना इनका बन नहीं पाया ठीक से, ठीक है ना? तो अभी क्या हुआ था, क्योंकि यूएई ने 2020 में अब्राहम अकॉर्ड पे साइन किया था। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? ये एक तरह से एक ऐसा अकॉर्ड है जिसमें मतलब अगर तुम इसमें साइन कर लेते हो तो तुम कहीं कहीं ना कहीं इसराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज कर देते हो, क्योंकि जितने भी ये सारे इसराइल के नेबरहुड कंट्रीज हैं, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, इराक हो गया, सऊदी हो गया, ये सारे जितने भी कंट्रीज हैं, ये टर्की हो गया, इजिप्ट हो गया, ये कहीं ना कहीं इनका इसराइल के साथ में क्या कॉन्फ्लिक्ट रहता है, इनका इसराइल के साथ में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है ना? क्यों रहता है कॉन्फ्लिक्ट? ये सारे हैं क्योंकि यहाँ पे इनका जो पैलेस्तीन है और इजराइल है, पैलेस्तीन हो गया मुस्लिम कंट्री, और ये सारे मुस्लिम कंट्री, तो ये सारे कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, और इसराइल के साथ में इनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है ना? और यूएई ने इजरा अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करके, जो कि यूएसए के द्वारा स्टार्ट किया गया था, कहीं ना कहीं उस पर उन्होंने साइन कर लिया था यूएई ने, ठीक। तो कहीं ना कहीं इन्हें बुरा लग गया। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये यूएई और सऊदी, ये दो कंट्रीज हैं, नेबरहुड कंट्रीज हैं ये दोनों, और इनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है आपस में। क्यों? क्योंकि सऊदी भी चाहता है कि उसका भी इन्फ्लुएंस अच्छे से बना रहे पूरे ये जो मिडिल ईस्ट है आपका, और यूएई भी चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस बना रहे अच्छे से पूरे मिडिल ईस्ट में। तो बोलते हैं ना कि एक तलवार में दो म्यान, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में वही कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो जो ओपेक है उसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस अभी सऊदी का ही रहता है, तो इसलिए यूएई ने उसको क्विट किया। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, कुछ टाइम पहले जो ये है आपका सऊदी अरब है, इसका हुआ था डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान के साथ में। तो कहीं न कहीं यूएई को भी फिर कहीं न कहीं अपनी अपनी इनसिक्योरिटी फ़ील होने लग गई। तो उस टाइम पे जब इनका ये डिफेंस पैक्ट हुआ था, उस टाइम पे यूएई के जो वो हैं लीडर हैं, वो इंडिया आए थे, कहीं न कहीं ये दिखाने के लिए भाई कि हम भी पीछे नहीं हैं, मतलब हमारा भी कहीं न कहीं अच्छा वो है यहाँ पे रोल। तो ये बात है। और अभी जब ईरान और इनके बीच में वॉर चल रही थी, तो जब इज़राइल ने अटैक किया था ईरान पे, तो ईरान की तरफ से रिटेलिएशन मिला था। इन सारे कंट्रीज़ को तो मिला ही था, पर सबसे ज़्यादा रिटेलिएशन इसको मिला था। किसको? यूएई को। क्यों? क्योंकि यूएई के कहीं न कहीं अच्छे रिलेशन है किसके साथ में? इज़राइल के साथ में, और आपके यूएसए के साथ में, यूनाइटेड स्टेट अमीरात के साथ में, ठीक है ना? तो ये बात है। और इनका एक कॉन्फ्लिक्ट क्या रहता है, जो यूएई है, यूएई कहीं न कहीं साइड में रहता है, यमन में हुतीज़ रहते हैं, तो उनको कहीं न कहीं वो सपोर्ट करता है, और सऊदी है जो वो परेशान रहता है हुतीज़ से, ठीक? तो ये फिर यहाँ पे इनका कॉन्फ्लिक्ट आपस में बन जाता है। तो यूएई का यमन को सपोर्ट करना सऊदी को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इनके रिलेशन आपस में भी अभी ठीक नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना? और सऊदी चाहता है कि जिस तरह से मतलब डेवलप यूएई है, उसी तरह से सऊदी डेवलप हो। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें बीच में आ जाती हैं। क्योंकि जैसे इंडिया और चाइना में है ना, कि यार इन चाइना डेवलप हो रहा है तो इंडिया को भी डेवलप होना है, तो कहीं न कहीं वो कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग है, जो भावना है, वो आ जाती है वहाँ पे, ठीक है ना? तो जान लेते हैं कि कौन-कौन से ऐसे कंट्रीज़ रहे हैं जिन्होंने पहले भी ओपेक को छोड़ा हुआ है। आपका इंडोनेशिया हो गया, कतर हो गया, इक्वाडोर हो गया, अंगोला हो गया, गैबोन गैबोन तो अभी भी है इसमें, ठीक है ना? तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने लेफ्ट किया रिसेंटली कुछ टाइम पहले ओपेक को, ठीक है ना? तो अब जान लेते हैं इसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ने क्या वाला है। इसका क्या इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ने वाला है। इंडिया के लिए ये चीज़ें पॉजिटिवली भी हेल्प कर सकती हैं, नेगेटिवली भी हेल्प कर सकती हैं। क्यों? अगर पॉजिटिवली किस सेंस में बोल रहे हैं हम? पॉजिटिवली इस सेंस में बोल रहे हैं हम, क्योंकि अब यूएई के पास में एज सच कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है ना कि इतना ही तुम्हें ऑयल प्रोड्यूस करना है। और अब तो क्योंकि यूएई डायरेक्ट इंडिया के साथ में पैक्ट कर सकता है ऑयल का। और ये भी हो सकता है कि यूएई ऑयल सप्लाई अच्छे से बढ़ा दे, तो कहीं न कहीं प्राइस भी अप डाउन हो सकते हैं ऑयल के, फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं आपको। अप भी हो सकते हैं, डाउन भी हो सकते हैं प्राइस, ठीक है ना? तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हों, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये सारा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और एक बात, अगर सीधी बात बोलें, कि ये सारा जो भी चल रहा है यहाँ बीच में आपका मिडिल ईस्ट में, ये सारा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है यहाँ से डायरेक्टली, आप बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह का कंटेंट पसंद है, तो आप लाइक कर सकते हैं, और अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ, और टॉपिक बताएँ किस पे हम आगे वीडियो बना सकते हैं। तब तक के लिए
जय हिंद, धन्यवाद।